Hello students, today we will be discussing about the chapter breathing and exchange of gases, and it is chapter number 17 in your NCERT. And during this chapter we will come across various new information. The very first point that we will be discussing are difference between respiration and breathing. Second point that we will be discussing is respiratory organs. Then we will talk about respiratory system. Then we will talk about the anatomical location of the respiratory system. Then we will talk about the major steps involved in respiration, the mechanism of breathing. This is all what we are going to talk about in this lecture. Okay, so very first question arises from the topic itself. What is breathing? बेटा ब्रीदिंग क्या है? देखो, हम सभी को ये अवेयरनेस है कि लिविंग बीइंग्स की कुछ असेंशियल जो है लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉर्म में रहना है, जिनमें से एक है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच आर असेंशियल और हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग. अगर ब्रीदिंग क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट गैसेस हैं उनका एक्सचेंज या जो हार्मफुल गैसेस हैं उसका एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ क्या कहलाता है बेटा? ब्रीदिंग कहलाता है. ह्यूमंस के केस में, मैनकाइंड के केस में, होमो सेपियंस के केस में क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इन्वॉल्व्स CO2 and oxygen in the atmosphere is known as breathing. The process of exhaling CO2 and inhaling oxygen is considered as breathing. ठीक है, यानी कि सांस के साथ बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में CO2 को छोड़ना, रिलीज करना और अपने एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का इनटेक करना बेटा क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है. अब बात आती है कि फिर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज नथिंग स्पेशल बट यूटिलाइजेशन ऑफ द inhaled oxygen for breaking down of glucose to release energy in the form of ATP molecules. जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे और ATP मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे. ये क्या है बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है. हमने लास्ट चैप्टर्स में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा, विच वर एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस. चलिए आगे चलते हैं. ये तो हमने मेजर डिफरेंस की बात कर ली. फिर बात आती है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे या उनकी सर्वाइवल कंडीशंस के बिहाफ पे अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. देखिए, फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, दे ब्रीद बाय देयर गिल्स. ठीक है, जो गिल्स के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ उस पर्टिकुलर उसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, तो अब आज के बाद जब भी आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो आप बताएंगे कि मैम वहाँ पे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है. आई होप आई एम क्लियर. आगे चलते हैं. देन देयर कम्स अ टर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन. बट जितने भी ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आपके लंग्स. और लंग्स के थ्रू जब कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, ब्रीदिंग एक्सचेंज करता है, मतलब ब्रीदिंग के दौरान गैसेस एक्सचेंज करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन. फिर आती है बात ट्रैकियल रेस्पिरेशन की. काफ़ी सारे इंसेक्ट्स के अंदर ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है और उन ट्यूब लाइक नेटवर्क्स के कंजक्शन पे सर्कुलर होल्स होते हैं. वो
स्पायरिकल्स बोलते हैं बेटा उसको, और वो जो है ब्रीदिंग में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेज में, तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रेकियल रेस्पिरेशन। एंड द लास्ट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपको पता है डर्मल और क्यूटेनियस वर्ड, दे बोथ आर एसोसिएटेड विद योर आउटर लेयर, दैट स्किन टिश्यू। तो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स अपनी स्किन के यूज से, अपनी स्किन को यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो कैसा रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये देखने को मिलता है बेटा अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है, दिस इज इन ह्यूमंस, और ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज टर्म्स गिवन है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। दिस हैपेंस इन फिश एंड दिस हैपेंस इन कॉकरोच। फाइन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। होमोसेपियंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, कॉमन है बेटा, हमें पता है, यहां से इरेज कर लेते हैं ये चीजें। देखिए, we know that human beings have nostrils as the outermost part of body। ठीक है बेटा, nostrils किस में जाएंगे, किस में एंड करते हैं, nasal cavity में। nasal cavity के अंदर क्या है, nasal cavity के अंदर बेटा म्यूकस की लाइनिंग है और हेयर्स मौजूद हैं, जो अंदर की सरफेस है ना, इस पे हेयर प्रेजेंट है। क्यों? to avoid the entry of allergens and dust particles into the respiratory system। next, nasal cavity के बाद आता है बेटा pharynx। ठीक है, pharynx एक कॉमन पोर्शन है आपके गले में, जो कि माउथ और नोज दोनों के लिए दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप सांस लेते हो वो भी वहीं से जा रहा है, और जो आप खाना खाते हो वो भी वहीं से जा रहा है। ठीक है, जो विक्स की गोली लोग खिंच खिंच दूर करो, उस एड में आता है ना, पीछे गले में दो गुब्बारे से लटकते हैं, तो बेटा वो पोर्शन क्या है, दैट इज अ कॉमन पोर्शन फॉर एयर एज वेल एज फूड पैसेज एंड इट इज नोन एज pharynx। बच्चे pharynx और larynx में डिस्टर्ब कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बेटा pharynx के बाद हमारे पास आएगा, हम बात करते हैं ग्लोटिस और एपिग्लोटिस की। ठीक है, दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन ये डिस्कशन का मुद्दा बनता है यहाँ। देखिए, जब हम बेटा खाना खा रहे होते हैं ना, तो हमारी विंड पाइप को कवर कर लेता है एक फ्लैप, जिसको बोलते हैं आप ग्लोटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। इसी ग्लोटिस से रिलेटेड है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? ओके, सो यू विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ओके, ग्लोटिस मैंने आपको बता दिया, एपिग्लोटिस आप मुझे सर्च करके शाम को मैसेज करेंगे। नेक्स्ट कम्स योर लैरिंक्स। देखिए बेटा, लैरिंक्स एल, ठीक है, इसको याद कर लो लचक से, यानी जो लचकीला होगा। ठीक है, लचकीला यानी कि किससे बना होगा? कार्टिलेज से। ठीक, तो जो पोर्शन आपका कार्टिलेज से बना हुआ है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटा इसको, वो क्या कहलाएगा? वो लैरिंक्स कहलाएगा। ट्रेकिया जो है आपकी, ट्रेकिया इज द विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया जो है आपकी, उसमें आपको लैरिंक्स देखने को मिलता है, वॉइस बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि किसका बना हुआ है बेटा? कार्टिलेजेस के फ्लैप्स का बना हुआ है। कैसे? देखो, इसके अंदर बेटा बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं कार्टिलेज की। हवा जब भी इससे निकलती है बाहर की तरफ, तो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ exhaled air causes sound। ठीक है, बाकी ये ममता मैम आपको साउंड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहीं से डिसाइड होता है श्रिलनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वॉइस।
किसकी वॉइस कितनी श्रिल होगी, किसकी वॉइस कितनी कोर्स होगी, ये सब कहाँ से पता लगेगा, आपके लैरिंग्स से पता लगेगा, लैरिंग्स से सब प्रोड्यूस होने वाली साउंड से पता लगेगा। अब बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। अच्छा, ये जो आपका वॉइस बॉक्स है ना बेटा, ये बाहर दिखता है तो इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेट ऑफ गुड पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी इन वॉइस। नेक्स्ट, ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप का ही पोर्शन है जो कि फर्दर जाके दो ब्रांचेस में बाइफरकेट कर जाता है। क्या बोलेंगे, ब्रोंकीज। ठीक है बेटा। ट्रैकिया के लिए, ट्रैकिया में क्या स्पेशल है, ट्रैकिया के अंदर बेटा बहुत सारे रिंग्स हैं, किसके, कार्टिलेज के। ट्रैकिया इज trachea is made up of, or trachea consists of rings of cartilage in its boundary or it's in its outer membrane। कैसे, देखो बेटा, सपोज करो यू हैव अ रबर पाइप, ठीक है, वेरी फ्लेक्सिबल रबर पाइप, बहुत डेलिकेट। आपने उस रबर पाइप के अंदर से वैक्यूम क्रिएट करना है, आपने हवा बाहर निकाल ली, तो बेटा जब यहाँ की एयर खत्म होगी इस पाइप के बीच की, तो हो सकता है कि ये दोनों वॉल्स कोलैप्स कर जाए, इज इट। और बेटा हमारी मसल्स जो हैं, हमारा जो अंदरूनी सरफेस है, इनर सरफेस है बॉडी का, वो कैसा है, इट इज मॉइस्ट। तो अगर विंड पाइप कोलैप्स कर जाती है तो बेटा चांसेस हैं कि जब आप दोबारा से ब्रीथ इन करोगे तो ये जो है एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाए और चिपकी ही रह जाए, ठीक है, यानी कि और आपको इसको खोलने के लिए ज़्यादा प्रेशर डालना पड़े और ये रप्चर हो जाए, ठीक है। तो बेटा ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए ईश्वर ने बड़ा माइंड लगाया है और क्या इंसर्ट किया है, हमारे ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स इंसर्ट किए हैं, ठीक है। दिस इज टू अवॉइड collapsing of windpipe while exhaling। exhale होता है बेटा बाहर सांस को छोड़ना, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकीज होगी, दो पोर्शंस में लंग्स डिवाइड, वो अपनी विंड पाइप आके डिवाइड कर जाती है। कहाँ पे बेटा, फिफ्थ वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक का मतलब है कि गले से रिलेटेड है, ठीक है, वर्टिब्रे। देखिए हमारी बॉडी अलग अलग कैविटीज में बटी हुई है, क्रेनियल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। हमारी बॉडी बेटा अंदर से काफी सारी कैविटीज में बटी हुई है जो थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है ना बेटा, थोरेसिक कैविटी की फिफ्थ वर्टिब्रा पे ब्रांचिंग हो जाती है विंड पाइप की ब्रोंकीज में। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपने ब्रांचिंग करवा दी फिफ्थ वर्टिब्रा पे। अब बेटा ये जो ब्रोंकीज हैं ये प्रोट्रूड कर देंगी एक मस्कुलर सॉफ्ट वेस्कुलर ऑर्गन में जिसको हम लंग बोलते हैं, और वहां जाके इन ब्रोंकीज में फर्दर डिवीजन होगी, फर्दर ब्रांचिंग होगी और जनरेट होंगी क्या, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकीज। सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकीज, ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकी, ठीक है जी। सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकीज के बनने के बाद क्या होगा, ये बेटा फाइन ब्रांचिंग इनमें कंटिन्यूड रहेगी, और जो ब्रांचेस होंगे ना उनके एंड पे आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोला, एल्वियोलर सैक, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो आपके ट्रैकिया की विंड पाइप की ब्रांचिंग हुई है ये फर्दर ब्रांच होगी, और इसमें से प्राइमरी तो ये यहाँ है, सेकेंडरी टर्शरी इस तरह की ब्रांचेस कंटिन्यूड होंगी, और ब्रांचिंग के एंड पे फाइन सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, नोड्यूल्स जैसे होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ
मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, दिखाया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए बेटा, ये कुछ नया है तो मतलब वही पुरानी बातें, लेकिन नई टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बेटा कंडक्टिंग पार्ट है, ये शुरू होता है आपके नोस्ट्रल से एंड इट एंड्स अप वेयर टिल ब्रोंकीज। ठीक है, आपके नोस्ट्रल से लेके आपके ब्रोंकीज तक का जो भी पोर्शन है, जो भी ऑर्गन सिस्टम है, ये बेटा ये आता है कंडक्टिंग पार्ट में। और कंडक्टिंग पार्ट का मेन काम है एयर का ट्रांसपोर्टेशन। बात करते हैं एल्वियोलर सैक की और एल्वियोलर डक्ट्स की। डक्ट्स आर नथिंग बट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। एल्वियोलर सैक प्लस एल्वियोलर डक्ट्स, दे मेक द एक्सचेंज पार्ट, यानी कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इज एल्वियोलास। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट पूछ लिया जाए तो बेटा एल्वियोलर सैक प्लस एल्वियोलर डक्ट्स, दोनों चीज आप मेंशन करेंगे। व्हाई? द सेम रीजन, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। चले आगे, अब बात करेंगे हम एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में। एनाटॉमी क्या है बेटा? किसी भी चीज की इंटरनल स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी जांच या अंदरूनी स्टडी करना इज काउंटेड इन एनाटॉमी। और एनाटॉमी का अपोजिट होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हो या ऑब्जर्व करते हो, और एनाटॉमी के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हो या उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछी गई है, जिसमें कि मेन पार्ट किसका है? लंग्स का है। लंग्स कहाँ है? ट्रैकिया के बाद जो ये ब्रांचिंग हो रही है बेटा, ये लंग्स के अंदर हो रही है। और लंग्स जो है बलून लाइक, दो बलून्स हैं हमारे पास, मस्कुलर या वेस्कुलर उनके बने हुए हैं, टिश्यू के बने हुए हैं। और वहाँ मेन जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। अब एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं रेगुलरली अपनी क्लासेस में आपको बताती रहती हूँ एंड एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए बेटा, किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो बॉडी को स्टडी करने के लिए अलग अलग प्लेन्स में और अलग अलग साइड्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जब मैं सीधी खड़ी हूँ, स्ट्रेट खड़ी हूँ, तो ये जो मेरे सामने वाला पोर्शन है ना, दिस इज नोन एज द वेंट्रल सरफेस। जो मेरी बैक पोर्शन है वो है डोर्सल सरफेस। यानी कि इफ यू लुक मी दिस वे, दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ माय बॉडी, एंड इफ आई शो यू माय बैक, देन दैट इज द डोर्सल व्यू ऑफ माय बॉडी। क्लियर? अब देखो, जो माउथ वाला पोर्शन है दैट इज द एंटीरियर पोर्शन। जो माउथ है ऑर्गेनिज्म का, वो पोर्शन क्या है बेटा? एंटीरियर पोर्शन है। और जो बैक पोर्शन है या जो पैर वाला पोर्शन है, जो फार्देस्ट पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन के, वो क्या है बेटा? वो है पोस्टीरियर पोर्शन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर बात आती है साइड्स की। अगर आप साइड व्यू देखते हो मेरा, तो क्या देख रहे हो आप? लेटरल व्यू देख रहे हो। क्या देख रहे हो बेटा? लेटरल व्यू देख रहे हो। तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम लंग्स की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम इन्हीं 4-5 साइड्स का, व्यूज का इस्तेमाल करते हैं कि बताओ आपके सामने अगर डाइसेक्टेड बॉडी है, ओपन ह्यूमन बॉडी है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि लंग्स कहाँ है? लंग्स का एड्रेस कैसे बताओगे? ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि लंग्स के डोर्सल साइड पे क्या है बेटा? डोर्सल होता है बैक, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड पे क्या है बेटा? स्टर्नम। लेटरल साइड पे क्या दिखेंगे बेटा? रिब्स। और कौन से दो साइड से? एंटीरियर साइड पे दिखेगा थोरेसिक कैविटी। पोस्टीरियर साइड पे दिखेगा डायफ्रागम। देखो, ये लंग्स हैं यहाँ आगे। मैं डोर्सल साइड, बैक साइड की बात करती हूँ तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम है फ्रॉम योर हेड टू योर पेल्विक बोन।
फिर मैं बात करती हूँ वेंट्रल सिस्टम की, वेंट्रल पोर्शन की, यानी सामने वाला पोर्शन। देखो यहाँ चेस्ट में बोन महसूस होती है, ये बोन क्या है बेटा, दिस इज स्टर्नम बोन, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोन्स हैं जब आप एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो, ठीक है। लेटरल साइड्स में यानी कि लंग्स के साइड वाले पोर्शंस में क्या दिखाई देगा, आपको रिब्स दिखाई देंगी। फाइन। फिर बात आती है एंटीरियर और पोस्टीरियर की। एंटीरियर यानी कि माउथ की तरफ, जब लंग्स से ऊपर की तरफ क्या मौजूद है, थोरेसिक कैविटी, हमारी गले वाली कैविटी मौजूद है, और लंग से नीचे की तरफ क्या मौजूद है, सॉरी, लंग्स से नीचे की तरफ पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या मौजूद है, एक स्ट्रेस्ड मस्कुलर शीथ है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रागम। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन respiration, or you can say breathing. चलिए देखिए, देखो रेस्पिरेशन जो है ना बेटा, सारा खेल किस चीज का है, प्रेशर का है, ग्रेडियंट का है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, एरिया के अकॉर्डिंग किसी भी चीज में जब आप चेंज स्टडी करते हो या डिफरेंस स्टडी करते हो तो आप प्रेशर मतलब उसको ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है रेस्पिरेशन में। सबसे पहला स्टेप क्या है, CO2 को बाहर निकालना है, एक्सेलिंग CO2, और O2 का इनटेक करना है एटमॉस्फेयर से। CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ना है और O2 को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर लेके आना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, डिफ्यूजन एट एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये जो आपने गैसेस एक्सचेंज किया, ये आपके नोस्ट्रिल से होते हुए, देखो नोस्ट्रिल्स में बेटा 2 काम होते हैं, जो आपका नसल कैविटी है ना, यहाँ क्या है, म्यूकस है जो कि ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, यानी कि एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करता है फ्रिक्शन की वजह से, और फिल्टर एलर्जेंस स्टिक टू इट। ठीक है, म्यूकस पे एक तो आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी सांस को एडजस्ट करता है, दूसरा जो एलर्जेंस हेयर से नहीं रुक पाते हैं उनको स्टिक करवाता है, और दूसरी चीज क्या मौजूद है बेटा, हेयर, जो बिगर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कौन होल्ड करता है, एंट्री करने से रोकता है आपके हेयर्स। ठीक है भाई, अच्छा चलो ये हो गया, बॉडी के टेम्परेचर का अकॉर्डिंग आ गई है अब हमारी एयर। और फिर क्या हो गया, ये एयर जो है बेटा ये जाएगी कहाँ, विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करेगी। लंग्स में क्या है, लंग्स में एल्वियोलिस मौजूद है। एल्वियोली की एल्वियोलर मेम्ब्रेन बेटा बहुत थिक है और ये कवर्ड है कैपिलरीज से। कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है और वहाँ पे एल्वियोलिस के अंदर क्या है, देखो ये आगे आएंगे ये टॉपिक्स, बट एक ब्रीफ वो दे देती हूँ। एल्वियोली में क्या है, सॉरी एल्वियोलर सैक में क्या है, CO2 की कंसेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। जब हमने सांस अंदर ले रखी है तो एल्वियोलर सैक में CO2 का प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि जो एयर हमने ली है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। लेकिन जो ब्लड है कैपिलरी में उसमें क्या है बेटा, ये प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है और O2 क्या है, कम है। ठीक है, और डिफ्यूजन क्या है, हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। जब एयर की बात करेंगे तो टर्म डिफ्यूजन यूज होगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी एयर मूव करती है, ये रूल है। यहाँ प्रेशर किसका ज़्यादा है, CO2 का, तो CO2 कहाँ चली जाएगी बेटा, इट विल मूव टू एल्वियोलर सैक। और यहाँ प्रेशर किसका ज़्यादा है, O2, तो O2 आ जाएगी लो प्रेशर में यानी कि ब्लड के अंदर। तो हमारी अब कंडीशन क्या जनरेट होगी कि जो एल्वियोलर सैक है ना उसके अंदर तो CO2 इंक्रीज है
और जो ब्लड है उसके अंदर क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। क्लियर? तो डिफ्यूजन होगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, देन होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का और कहाँ पे? ये जो ब्लड में ऑक्सीजन आपने भेजी है ना बेटा, अब इसको हम सभी ऑर्गन्स और सभी टिश्यूज तक पहुंचाए भी तो गए। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाएगा। ठीक है, पंपिंग का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। और प्योरिफिकेशन का काम कौन करेगा? लंग्स करेंगे। So blood will be transported throughout the body. Sorry, blood will be transported throughout the body, and it will then in next step diffusion will take place at various organs. But organs में क्या है? अलग अलग प्रोसेसेस हो रही हैं। हमारे ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? अलग अलग प्रोसेसेस हो रही हैं। O2 का कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है। हर सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और एटीपी का जनरेशन हो रहा है, O2 का कंजप्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी कि O2 कंज्यूम होगी, क्या बनेगी? CO2। तो बेटा ऑर्गन्स में क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है। ब्लड में क्या ज्यादा है? O2 ज्यादा है। O2 तो ब्लड से ऑर्गन की तरफ आ जाएगी और CO2 ऑर्गन से ब्लड में आ जाएगी। दिस वे द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस एट द ऑर्गन साइट। ऑर्गन्स की साइट पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस तरह से होता है, यानी कि आप प्रेशर से रिलेट करके बताएंगे कि यहाँ प्रेशर किसका ज़्यादा है, यहाँ किसका ज़्यादा है, कौन सा कहाँ कम है। तो गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी एंड दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। ये होने के बाद जो ऑर्गन्स में, जो टिश्यूज में, जो सेल्स में अपने O2 ट्रांसफर करी ब्लड से, उसका यूटिलाइजेशन होगा किस चीज के लिए? ग्लाइकोलाइसिस एंड अदर फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, यानी ये यूटिलाइजेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अप टिल है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आएगी आपकी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि सांस आप ले कैसे रहे हो, इनहेल कैसे कर रहे हो। आपको पता है कि डायफ्राग्राम मौजूद है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इस तरह का ये